हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 11th क्लास के पीटी के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड शेड्यूल किया गया है। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड का रिवीजन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए सेट्स। क्या होता है भाई सेट्स? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर वो वेल डिफाइंड है तो उनको हम सेट बोलेंगे, अगर वो वेल डिफाइंड नहीं है तो उनको हम सेट नहीं बोलेंगे। जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन योर क्लास, प्रेजेंट इन योर क्लास ऑन मंडे को आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वो बताइए क्या एक सेट होगा या नहीं होगा। देखिए मंडे को अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट होंगे हम उन सबकी लिस्ट बना सकते हैं, उनको वेल डिफाइंड कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ये अपना एक सेट बनेगा। अगर मैं कहूं कि 11 गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, 11 गुड प्लेयर ऑफ हॉकी, तो क्या ये एक सेट बनेगा? ये सेट नहीं बनेगा, क्योंकि बेटा यहाँ पर गुड जो है उसकी कोई एक अच्छी डेफिनेशन नहीं है, उसकी कोई भी एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। आपकी नजर में कोई और गुड प्लेयर हो सकता है, मेरी नजर में कोई और गुड प्लेयर हो सकता है, किसी और की नजर में कोई गुड प्लेयर कोई और हो सकता है। तो इसीलिए ये जो गुड प्लेयर है ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं बनाएंगे। तो इस टाइप से आपको सेट क्लैरिफाई हो गया। सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर जो भी प्रेजेंट होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। सपोज कीजिए आपके पास कोई सेट है, तो सेट के अंदर 1 2 3 4 इस टाइप से है, और इसको हमने हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, और इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट होंगे। एक एलिमेंट एक ही टाइम राइट होगा। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर दोबारा से फिर 1 है तो उसको 1 को 2 टाइम नहीं लिख सकते, हम 1 को एक ही टाइम लिखेंगे। गेट इट भाई? फिर हम कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, नंबर के सेट हैं, उन नंबर से सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए भाई। अगर हमारे पास नेचुरल नंबर सेट है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 to इनफिनिट तक होते हैं। उन सभी नंबर को अगर मैं सेट में लिखता हूं तो इस टाइप से राइट करता हूं। तो इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। अगर हमारे पास होल नंबर है, होल नंबर पता है कि आपको क्या होते हैं? 0 1 2 3 इंफिनिटी, यानी कि नेचुरल नंबर जब 0 के साथ इंक्लूड हो जाए तो उसको हम होल बोलते हैं। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद आता है इंटीजर, इंटीजर्स नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है? -इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी तक जितने भी नंबर होते हैं हमारे पास उन सभी को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी पता है आपको क्या होते हैं? जो p/q फॉर्म में होते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। Q डैश से हम Q डैश से किसको रिप्रेजेंट करते हैं? Q डैश से करते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जिसको हम p/q फॉर्म में नहीं राइट कर सकते, वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं और उसको हम Q डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? R से। तो रियल नंबर के अंदर वो सारे नंबर आ जाते हैं जो एग्जिस्टेंस करते हैं, जिनकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू है, तो वो सभी रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। इनके बाद कभी कभार आपको यहाँ पर Z पॉजिटिव नंबर भी मिल सकता है, Q पॉजिटिव नंबर भी मिल सकता है, R पॉजिटिव भी मिल सकता है। इसका मीनिंग क्या है? Z प्लस का मीनिंग होगा हम वहां पर ओनली पॉजिटिव इंटीजर ही लिए जाएंगे। पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक होंगे? 0 to इनफिनिटी। पॉजिटिव रियल नंबर की जब बात होगी तो कहां से कहां तक ले जाएंगे? ये भी 0 to इनफिनिटी लिए जाएंगे। देखिए बेटा पॉजिटिव रियल और पॉजिटिव इंटीजर में क्या डिफरेंस है? पॉजिटिव इंटीजर में क्या होंगे हमारे पास? 0 1 2 परफेक्ट नंबर होंगे, लेकिन रियल पॉजिटिव में क्या होंगे? 0 के बाद 0.1 वगैरह सब वैल्यू इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है भाई? उसके बाद देखिए सेट को हम 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट जो फॉर्म है वो है सेट बिल्डर फॉर्म, नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है रोस्टर फॉर्म। ठीक है भाई? जब भी हमारे पास कोई भी सेट लिस्टेड फॉर्म में होगा
तो उसको हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे भाई? उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। जब हमारे पास एक स्टेटमेंट टाइप से कोई सेट रिप्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भाई, इसको क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है। ठीक है भाई, और सेट बिल्डर फॉर्म का दूसरा जो नाम है वो रूल मेथड भी है। ठीक है भाई, अगर हमने कहा कि आपके पास जो नंबर है, आपके पास नंबर है 2, 4, 6, 8, 10, यहां तक अगर आपके पास नंबर है तो ये जो फॉर्म है ये आपके पास कौन सी वाली फॉर्म है? ये है रोस्टर फॉर्म। अगर मैं कहूं कि इसको आपने सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपने राइट किया, ए जो है वो कैसा है? एक्स एलिमेंट है, और एक्स एलिमेंट क्या है? एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन है, और एन क्या है? एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और कहां तक लाई कर रहा है? ये एन लाई कर रहा है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक है? यहाँ पर 5। तो यहां पर देखिए n क्या है? n की वैल्यू है 5 से कम, और n है क्या है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो 5 से कम है, 5 भी है, तो यहां पर अगर n की वैल्यू 1 रख लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 रख देते हैं 2 जा 4, 3 रख देते हैं 6, 4 रख देते हैं 8, 5 रख देते हैं 10। तो इस टाइप से इस फॉर्म को हम एक रूल मेथड में राइट कर सकते हैं। ये जो रूल बनेगा इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। इस टाइप से आपके पास जो भी कोई सेट दिया गया हो उसको जब भी लिस्टेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो वो रोस्टर फॉर्म बन जाएगी, अगर उसको एक स्टेटमेंट टाइप में लिखा जाएगा तो वो एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। इस टाइप से चैप्टर नंबर 1 से आपसे क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में देखिए क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी नाम से ही क्लियर है, किसी भी सेट के अंदर अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस सेट को हम ऐसे राइट करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट बोलते हैं। और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस फाई का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? फाई का। इसके बाद जो नेक्स्ट जो सेट है, नेक्स्ट है आपके पास फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। सपोज कीजिए कि अपने पास लास्ट जो हमने एग्जांपल लिया था 2, 4, 6, 8 एंड 10, ये आपके पास कोई ये सेट है तो ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इसके एलिमेंट काउंटेबल है तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर मैं कहूं सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर का जो सेट होगा वो क्या होगा? 2, 4, 6, 8 कहां तक है? इवन नंबर बोल के हमने लास्ट तो बताया ही नहीं कि यहां तक होंगे, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे? जहां पर एलिमेंट काउंटेबल ना हो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है भाई। उसके बाद है इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो ऐसे सेट हो जिनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो? इक्वल हो। कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट का भी इक्वल होना जरूरी नहीं है, जिसमें क्या हो? नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और एग्जैक्ट एलिमेंट भी वही हो। सपोज कीजिए हमने क्या कहा है कि ए एलिमेंट है अपने पास टी आर ए सी, ठीक है, टी आर ए सी ई, और बी जो सेट है वो अपने पास क्या है? वो अपने पास है आर ए सी ई टी। अगर अपने पास ये है तो क्या ये दोनों सेट इक्वल है? यस। इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट ए के अंदर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट बी के अंदर कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ इसके अंदर टी है तो इसके अंदर भी कहीं टी है, इसके अंदर आर है तो इसके अंदर भी आर है, ए इसके अंदर है इसके अंदर भी है, सी इसके अंदर है इसके अंदर भी है, ई इसके अंदर है इसके अंदर भी है। दो सेट के पास जब सेम एलिमेंट्स होंगे तो हम उन सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट बोलेंगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, हमने कहा कि सेट इसमें अपने पास 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी में कितने हैं? 5 है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सी होगा।
तो इन सेट्स को हम क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, इनको हम इक्वल सेट नहीं बोल सकते। जब ये किसी भी सेट में जो भी कोई नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर। अगर जब दो सेट का कार्डिनल नंबर सेम होगा तो वो क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। गेट इट। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको सेट देकर पूछा जा सकता है कि ये किस टाइप का सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, या फिर इक्विवेलेंट सेट है, इक्वल सेट है, या फिर आपको रैंडमली 4-5 सेट देकर पूछा जा सकता है कि यहाँ से कौन कौन से सेट यहाँ पर इक्वल हैं। तो इस टाइप से आपके टाइप्स ये वाली कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टाइप बचते हैं वो देखिए, हमारे सिंगलटन सेट भी होता है। सिंगलटन सेट क्या होता है, जिस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई आपके पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है, जब भी किसी एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। सपोज कीजिए कि एक में अपने पास 1 और 2 है और बी में अपने पास 1 2 3 है, तो यहाँ पर ए जो है वो बी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। ए के सारे एलिमेंट जब बी में प्रेजेंट होंगे तो ए बी का सबसेट बनेगा और बी ए का क्या बनेगा, सुपरसेट बनेगा। यहाँ पर बी ए का क्या बनेगा, सुपरसेट बनेगा। जब हम देखो सबसेट में एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है कि इसके अंदर इससे कम एलिमेंट होने चाहिए, इसके अंदर इससे कम एलिमेंट होने चाहिए, तब ये इसका क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि यहां पर अगर आपके पास ए बी है तो ए बी का सबसेट तो है लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। क्या नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में इस वाले के पास कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए। ठीक है भाई। तो इस टाइप से अगर मैं आप लोगों को कोई सेट दे देता हूं ए और इसके एलिमेंट दे देता हूं 1 2 3, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट राइट कीजिए। देखिए जो 5 होता है एम्प्टी होता है वो सभी का सबसेट होता है और कंप्लीट जो सेट होता है वो भी सभी का सबसेट होता है। जैसे मैं यहाँ पर ए की सबसेट लिखना चाह रहा हूँ तो इसका पहला जो सबसेट बनेगा वो 5 बनेगा, दूसरा जो सबसेट बनेगा वो ये बनेगा, ये वाला एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाले एलिमेंट भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है, ये वाला भी प्रेजेंट है और ये वाला भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप से ये जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो अपने बनेंगे 8। ठीक है। तो किसी भी सेट में नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख दूं 2 की पावर 3 दैट मींस 8, तो यहाँ पर देखिए काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो किसी भी सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे आप 2 की पावर n। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाई इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, इंटरवल होता है कि अगर कभी भी आपको इस टाइप से कोई भी नंबर मिल जाए ए बी, तो ये रहेगा आपके लिए क्लोज इंटरवल। क्या रहेगा, क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या है, क्लोज इंटरवल का मीनिंग है कि वहां पर आपका ए एलिमेंट भी इंक्लूड है और यहाँ पर बी भी इंक्लूड है। सपोज कीजिए कि आपके पास किसी भी नंबर लाइन पर यहाँ पर ए वैल्यू है और यहाँ पर बी वैल्यू है, तो जब भी आपके पास क्लोज इंटरवल होगा तो समझ लीजिए कि आपका यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट सारे के सारे जो वैल्यूज होंगी वो इसका एक सॉल्यूशन होंगी। इसके बाद आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल होता है इस टाइप से। यहां पर आपको कैसी ब्रैकेट मिलेगी, ओपन टाइप से, यानी स्मॉल ब्रैकेट मिलेगी। जब भी आपके पास ओपन इंटरवल है तो ओपन इंटरवल में ना तो ए इंक्लूड होगा और ना ही बी इंक्लूड होगा। यहाँ पर हम व्हाइट बोर्ड लगा देंगे, इसको छोड़कर बाकी सब अपने जो होंगे वो सॉल्यूशन होंगे।
जब आप ए और बी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो वो क्या है, ओपन है। जब ए और बी को इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर डार्क हो जाएगा, तो यहाँ तक से भी कंप्लीट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। इसके बाद सेमी ओपन और सेमी क्लोज होगा। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि एक साइड से ओपन हो और एक साइड से क्लोज हो। सेमी ओपन सेमी क्लोज कहा है, यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे ए तो ओपन है और बी यहाँ पर क्या है, क्लोज है। तो जहाँ क्लोज होगा वहां पर आपको क्या मिलेगा, क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। जहाँ ओपन होगा वहां क्या मिलेगा आपको, स्मॉल ब्रैकेट मिलेगा। इसी टाइप से सेमी क्लोज और सेमी ओपन जब होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेमी क्लोज सेमी ओपन, वहां पर क्या हो जाएगा, ए इंक्लूड हो जाएगा और बी क्या हो जाएगा, व्हाइट बोर्ड हो जाएगा। तो इस टाइप से कभी भी आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन इस टाइप से मिल जाए तो उनको आप इंटरवल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। गेट इट? इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावर सेट और यूनिवर्सल सेट। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बनेंगे उन सभी का कलेक्शन बनाकर एक सेट में डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ, सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। कोई भी सेट होगा उसके सभी सबसेट का क्या होगा, एक कलेक्शन होगा और उसका एक सेट बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट। तो जितने भी सबसेट होंगे किसी भी सेट के, वो पावर सेट के क्या होंगे, एलिमेंट होंगे। पावर सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए A आपके पास 1 और 2 है, तो पावर सेट में क्या क्या बने, इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, 5 बनेगा, 1 बनेगा, 2 बनेगा, 1 और 2 बनेंगे। ये सभी सेट जो होंगे वो A के सबसेट होंगे और इन सभी सेट का सबसेट का जब सेट बनेगा तो वो क्या होंगे, पावर सेट बनेंगे। तो यहां पर जो 5 है, 5 इज a सबसेट ऑफ A, बट 5 इज एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ A। 5 A का जो सबसेट होगा, पावर ऑफ सेट का क्या बन जाएगा, वो एलिमेंट बन जाएगा। तो सेट के अंदर जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो सभी एंट्रीज क्या होती हैं, एलिमेंट होती हैं। तो यहाँ पर ये भी एलिमेंट होगा, ये भी आपके पास एलिमेंट होगा और ये भी आपके पास क्या होगा, एलिमेंट होगा। किसका, पावर सेट ऑफ ए का। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है कि जिसके अंदर सपोज कीजिए कि अपने पास यहाँ पर 2 और 3 सेट है। ए सेट है आपके पास 1 2, बी सेट है आपके पास 4 5 एंड सी सेट है आपके पास 3 4 6 7। तो आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो एक ऐसा सेट होगा जो इन सबको कंटेन रखेगा, जो इन सबको रखेगा। यानी कि सपोज कीजिए कि आपके पास यूनिवर्सल जो है वो 1 to 10 है, तो ये सारे के सारे सेट जो होंगे वो सभी के सभी यूनिवर्सल में कंटेन होंगे। यानी यूनिवर्सल क्या होता है कि जितने भी सेट प्रेजेंट हैं उन सभी को कंटेन करने वाला कोई एक सेट। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसके बाद हम ऑपरेशन सुन सेट पढ़ते हैं। ऑपरेशन क्या होते हैं, ऑपरेशन देखिए भाई, यहां पर है यूनियन और इंटरसेक्शन। जब भी हम किन्हीं दो सेट का यूनियन करेंगे तो क्या करेंगे, उन दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। सपोज कीजिए आपके पास A 1 2 है और B आपके पास 2 3 4 है, तो A यूनियन B क्या बन जाएगा, इन दोनों के एलिमेंट को कंटेन करके जो भी सेट बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, A यूनियन B बन जाएगा। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन को U से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिवर्स ऑफ U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इंटरसेक्शन B होगा हमेशा कॉमन। इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है, वो जो होगा वो हमेशा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्ट, किन्हीं भी दो सेट को सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट क्या होता है,
इस सेट में से इसके एलिमेंट को मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। इसके जितने भी एलिमेंट इसके साथ मैच करेंगे उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे a माइनस बी में, यानी कि आपके पास क्या रह जाएगा, ओनली 1 रह जाएगा, क्योंकि 2 मैच हो रहा है ना b से, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि a में से हमने क्या माइनस किया है, a इंटरसेक्शन b माइनस किया है। a सेट में से हमने क्या माइनस किया है, a इंटरसेक्शन b, क्योंकि a 1 और 2 में से क्या कर दिया हमने, 1 2 इनका जो कॉमन एलिमेंट था वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अगर b माइनस a होगा तो वो भी कैसे राइट होगा, b में से एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ओनली 3 और 4 रह जाएगा। जब भी आपके पास किन्हीं भी दो सेट का सब्ट्रैक्ट का यूनियन निकाला जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या बोलते हैं उसको, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इसके बाद सेट्स पे दो प्रॉपर्टीज लगती हैं। जब भी हमारे पास ए और बी दो सेट है, उन दोनों का अगर हमने यूनियन निकालना है तो उसके यूनियन का फॉर्मूला होता है n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर a यूनियन b में हमने निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अगर हमारे पास 3 सेट्स के लिए रहेगा तो 3 सेट्स के लिए क्या रहेगा, n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। देखिए बेटा इसमें लास्ट जो टॉपिक रहता है वो अपना रहता है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हम किस टाइप से एलिमेंट्स को या सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास दो सेट हैं, इन दो सेट्स में अगर मैं a यूनियन b निकालना चाह रहा हूँ तो a यूनियन b में हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे। इसमें देखिए क्या क्या कंबाइन हो गया, सेट a सेट b, लेकिन इसमें से हमने क्या क्या कहा है, a इंटरसेक्शन b माइनस करना है। a इंटरसेक्शन b क्या है, इन दोनों का ये कॉमन। देखिए जब आपने सेट a लिया तब भी ये इंक्लूड हो गया, सेट b लिया तब भी ये इंक्लूड हो गया, ये तो 2 टाइम इंक्लूड हो गया, जबकि हमने करना तो एक ही टाइम है जब यूनियन निकाल रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर a इंटरसेक्शन b सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलरली आप लोगों को क्या करना है, 3 में करना है, 3 के लिए भी ये यहीं पर इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर यहां से मैं आपको कहूं कि a माइनस बी, तो a माइनस बी में आपके पास क्या रहेगा, a माइनस बी में आपके पास रहेगा ओनली, a माइनस बी में आपके पास रहेगा, a में से क्या करना है, b वाले एलिमेंट को हटाना है। तो यानी कि जहां पर मैं ये शेड बना रहा हूं, ये शेडेड पोर्शन क्या रह जाएगा, a माइनस बी रह जाएगा। ये इधर वाला शेडेड पोर्शन क्या रह जाएगा, b माइनस a रह जाएगा। ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, वो a इंटरसेक्शन b होगा। ठीक है भाई, तो इस टाइप से हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, किसी भी सेट्स को इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के द्वारा। इसके बाद हमारी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, उन प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट भी है भाई। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर हम कहें, ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आपके पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है तो इसमें ए कोई सेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसको छोड़कर के जो सारे एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज का क्या होता है, उस सेट को छोड़कर। कॉम्प्लीमेंट के बेसिस के ऊपर हमारी दो प्रॉपर्टी है, डी मॉर्गन लॉ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पर यूज भी होता है। वो क्या है भाई, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये जो है ये डी मॉर्गन लॉ है भाई। इसका रिजल्ट कहीं कहीं पर हमें यूज करने के लिए डायरेक्टली पूछ भी लिया जाता है, या फिर आपसे डायरेक्टली ये भी कहा सकते हैं, राइट द डी मॉर्गन्स लॉ। इस टाइप से अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट का सारा बेसिक कंप्लीट हो गया है, सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली है। इसके बाद चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी क्वेश्चंस को आप बेटा ट्राई कर लेना। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं निकलता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लेना बेटा। नेक्स्ट चैप्टर नाउ सेकंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमने पढ़ना है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में राइट करना आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है।
ऑर्डर पेयर में जब भी एलिमेंट इस टाइप से लिखे जाएंगे तो सेट ए जो होगा वो हमेशा कहां से रिप्रेजेंट होगा, फर्स्ट सेट से, और सेट बी जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा सेट बी को। ठीक है भाई, तो यहां पर ऑर्डर पेयर क्या होता है, किन्हीं भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर पेयर कहलाता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ए और बी दो सेट हैं, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करना है तो ए क्रॉस बी होगा। तो इसमें हम क्या क्या करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर का जो सेट होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट होगा। कैसे निकालते हैं भाई, सपोज कीजिए कि आपके पास सेट ए में 1 और 2 एलिमेंट है, तो सेट बी में आपके पास क्या है, ए और बी दो एलिमेंट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे राइट करते हैं, ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको राइट कैसे करते हैं, इनका ऑर्डर पेयर। देखिए ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, फर्स्ट सेट से, और सेकंड एलिमेंट कहां से बिलोंग करेगा, सेकंड सेट से। तो यहां पर जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 1 ए 1 और बी, 2 और ए 2 और बी, इस टाइप से बनेगा। अगर हम पूछें कि किसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये जो पूरा ऑर्डर पेयर होगा वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए एज ए एलिमेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, एलिमेंट का। अगर मैं ये पूछना चाहूं कि ए क्रॉस बी या किसी भी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो हम उसके लिए फॉर्मूला बताएंगे m into n। m क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट ए, इन सेट ए, एंड n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, इन सेट बी। सेट बी में और सेट ए में जितने जितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकल जाएंगे। गेट इट भाई। अगर आपके पास कभी भी दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हों, सपोज कीजिए कि आपके पास क्या दिए गए हो, x और y दिए गए हों, और यहाँ पर आपके पास क्या है दूसरा ऑर्डर पेयर, यहाँ पर दूसरा ऑर्डर पेयर है आपके पास 2x + 3 और यहाँ पर है 5। तो यहाँ पर इनके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। x = 2x + 3, y = क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होने के बाद आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से x इक्वल से उधर चला जाएगा, 2x - x, ओनली x रह जाएगा, और प्लस का 3 इक्वल से इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, और y की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी 5। अगर आपको 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दे रखे हैं और वहां से आपको अगर अननोन वेरिएबल में दे रखे हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप उन दोनों ऑर्डर पेयर की कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रख लेना और वहां से x y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। इसके बाद देखिए भाई, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, व्हेन सेट A and B आर नॉन एम्प्टी सेट। जब A और B क्या हो, नॉन एम्प्टी सेट हो, देन एलिमेंट ऑफ सेट A एसोसिएट विथ एलिमेंट ऑफ सेट B अंडर अ रूल। जब सेट A और सेट B के एलिमेंट जो किसी रूल के द्वारा अटैच होंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन की सेकेंडरी जो डेफिनेशन है उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज ऑल्सो अ रिलेशन। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिलेशन इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्योंकि A क्रॉस B में क्या बनेगा, A क्रॉस B में क्या बनेंगे, ऑर्डर पेयर बनेंगे, और वो ऑर्डर पेयर किसी न किसी रूल को सेटिस्फाई करेंगे। अगर एक पर्टिकुलर अगर आपको रिलेशन दिया गया है, उस पर्टिकुलर रूल में जितने भी ऑर्डर पेयर हमारे सेटिस्फाई करेंगे, तो
वो क्या होंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे, हमेशा वो क्या होंगे, ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो ए रिलेशन। देखिए रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज कीजिए कि ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है 1 2 3 4 और बी आपके पास क्या है, बी आपके पास है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20। हमने कहा कि रिलेशन बन रहा है x और y में। कब बन रहा है, जब x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, y हो, when x belongs to a and y belongs to b। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 का 1 के साथ रिलेशन बन जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का रिलेशन किसके साथ बनेगा 4 के साथ बनेगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का रिलेशन किसके साथ बनेगा 9 के साथ बनेगा, 4 का रिलेशन किसके साथ बनेगा 16 के साथ। तो इस टाइप से जो रिलेशन में हमारे ऑर्डर पेयर आएंगे वो क्या आएंगे 1 1 2 4 3 9 4 16। इसके बाद अगर हम रिलेशन का डोमेन कहीं निकालने के लिए, डोमेन कोडोमेन और रेंज, अगर किसी भी सेट का डोमेन कोडोमेन और रेंज अगर हमें निकालना है तो डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेट ऑफ सेकंड, और यहां पे रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट इन रिलेशन या ऑफ रिलेशन हम कह सकते हैं। तो यहां से हमारा जो डोमेन रहेगा, डोमेन क्या रहेगा 1 2 3 4, डोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4। कोडोमेन क्या रहेगा सेट ऑफ बी, सेट ऑफ बी यानी कि सेट ऑफ सेकंड जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा हमारा कोडोमेन रहेगा। सेट ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा 1 2 20। और रिलेशन हमारा रिलेशन का रेंज क्या रहेगा, रेंज रहेगा जो भी रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या क्या है हमारे पास यहाँ पर 1 4 9 और 16, 1 4 9 एंड 16। तो इस टाइप से आपका डोमेन क्या होता है, किसी भी रिलेशन में पार्टिसिपेट करने वाला फर्स्ट ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है रेंज होता है, और कोडोमेन क्या होता है जो भी हमारा सेकंड सेट होता है वो हमेशा क्या रहेगा कोडोमेन रहेगा। तो यहाँ पर जो रेंज है वो जरूरी नहीं है कि हर बार कंप्लीट सेट ए बने। यहाँ पर तो सारे के सारे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बन रहा था, अगर मैं यहाँ पर 5 डाल देता तो 5 का स्क्वायर 25 यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो 5 का रिलेशन यहाँ नहीं बनेगा। तो रिलेशन का डोमेन हमारे पास अभी भी कितना रहेगा 1 2 3 4 रहेगा, जबकि आपके पास ए के पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, ए के पास 1 2 5 एलिमेंट हो जाएंगे। सो रिलेशन का डोमेन कोडोमेन और रेंज इस टाइप से हम निकालते हैं। सबसे पहले तो रिलेशन को आप क्या कर लीजिए रोस्टर फॉर्म में राइट कर लीजिए, लिस्टेड फॉर्म में राइट कर लीजिए। लिस्टेड फॉर्म में राइट करने के बाद जो भी ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो डोमेन होगा, जो सेकंड एलिमेंट होगा वो रेंज होगा, और किसी भी रिलेशन में जो भी हमारा सेकंड सेट होगा वो हमेशा क्या रहेगा आपका कोडोमेन रहेगा। तो इस टाइप से आपके 2.2 एक्सरसाइज भी सोल्व हो जाएगी। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, रिलेशन पूछा गया है और रिलेशन का डोमेन रेंज कोडोमेन पूछा जाएगा आपसे, गेट इट। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने पास फंक्शन। फंक्शन क्या होता है भाई, फंक्शन एक ऐसे रिलेशन को बोलते हैं जिसमें क्या हो सेट ए के सारे एलिमेंट उस रिलेशन में पार्टिसिपेट हो, और साथ के साथ क्या हो सेट ए का एलिमेंट प्रेजेंट तो हो गया हमारे रिलेशन में, लेकिन उसका जो इमेज बनेगा वो एक ही बनना चाहिए। कैसे भाई, फंक्शन क्या कहता है, फंक्शन कहता है कि ए और बी आपके पास दो सेट हैं, यहाँ पर ए सेट है और यहाँ पर आपके पास बी सेट है। ये फंक्शन तभी बनाएगा यहाँ पर प्रेजेंट सभी एलिमेंट का यहाँ पर क्या होना चाहिए
एसोसिएशन होना चाहिए। और यहाँ पर एक जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। अगर ये एलिमेंट मोर देन वन एलिमेंट अटैच हो गया तो इसकी यहाँ पर क्या बन जाएगी, मोर देन वन इमेज बन जाएगी। और मोर देन वन इमेज बनने के बाद हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन नहीं बनेगा। तो फंक्शन के लिए क्या जरूरी है, एवरी एक्स हैव इमेज बट एट मोस्ट वन इमेज, ज्यादा से ज्यादा एक ही इमेज होनी चाहिए उसकी। अगर किसी भी रिलेशन में हमारे पास यहाँ पर कोई एक ऐसा एलिमेंट रह जाए जिसका यहाँ पर कनेक्शन ना हो, यहाँ पर इमेज ना हो, तो उसको हम उस रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। ठीक है भाई। फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होता है, सेट ए को हमेशा हम क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ फंक्शन। क्योंकि फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। और हमने कहा है कि सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट के, वो सारे के सारे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो पार्टिसिपेट करने के कारण क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे। फंक्शन का रेंज क्या होगा, यहाँ पर सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स के साथ ये एसोसिएट होगा वो सारे क्या होंगे, उन सभी का सेट क्या कहलाएगा, उन सभी का सेट कहलाएगा रेंज। ठीक है भाई। और ये पूरा जो कंप्लीट सेट होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, कोडोमेन। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि रेंज जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है इसका, कोडोमेन का। रेंज हमेशा कहाँ से होती है, कोडोमेन से होती है। रेंज कोडोमेन के इक्वल भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है। तो इस टाइप से अगर आपसे कभी भी डोमेन कहा जाए निकालने के लिए फंक्शन का, तो उस फंक्शन में आप क्या करना, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। x की वैल्यू को हम डोमेन कहेंगे और y की वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। और सेकंड सेट को हमेशा क्या कहेंगे, हम कोडोमेन कहेंगे। एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। अगर आपके पास ये कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसका डोमेन और रेंज निकालिए। अगर मैं आपको मैपिंग दे दूं कि f ऑफ a टू b और a सेट और b सेट की एग्जिस्टेंस दे दूं, तो आप लोगों का डोमेन कोडोमेन यहीं से बन जाएगा। अगर मैं कोई भी मैपिंग नहीं देता हूं तो ये अंडरस्टूड है कि फंक्शन कहां से कहां चल रहा है, अपना रियल टू रियल चल रहा है। तो x के लिए भी रियल रहेगा और y के लिए भी रियल रहेगा। उसके लिए फंक्शन कहां से कहां तक इंटरवल के लिए बन रहा है वो देखिए। यहाँ पर देखिए, अगर अपने पास रूट में कोई फंक्शन है तो रूट में फंक्शन कब जिएगा, जब उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। यानी कि वैलिड कब रहेगा, जब ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रहने के लिए या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। तो x स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पर इसको लीनियर इक्वालिटी की तरह सोल्व करेंगे हम। इसका जो फैक्टर बनेंगे वो क्या बन जाएंगे, x माइनस 4 x प्लस 4। हमने एक बार आपको बताया था, अगर यहाँ पर एरो जो ये ग्रेटर देन का साइन होगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 की तरफ है तो ये हमेशा जिसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, -4 और +4 से बाहर रहेगी। ठीक है। अगर ये लेस देन रही होती तो वो वैल्यू कहाँ रहती, वो अंदर रहती। अगर आपके पास x - 4 x + 4 ग्रेटर देन 0 है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा -4 और 4। x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, +4, यहाँ से क्या आ जाएगी, -4। इन दोनों को यहाँ पर आप प्लॉट कर लीजिए। प्लॉट करने के बाद इसके बाद 4 से ग्रेटर जो वैल्यू रहेगी, -4 से जो लेस वैल्यू रहेगी, वो इसका एक सॉल्यूशन बनेगी। ठीक है भाई। अगर आपके पास ये लेस देन होता, अगर ये लेस देन होता तो हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन कहाँ छुपेगा, अपनी वैल्यूज में छुपेगा। इसकी वैल्यू कहाँ है, -4 से 4 है। तब इसके लिए सॉल्यूशन क्या बनता, इसके लिए सॉल्यूशन बनता ये वाला। तब इसके लिए क्या सॉल्यूशन बनेगा, x कहां से कहां तक बिलोंग होगा, x बिलोंग होगा आपका -∞ टू -4 इंक्लूड होगा, यूनियन 4 टू +∞। इस टाइप से आपकी x की क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू निकल गई तो हम क्या कहेंगे, डोमेन होगा फंक्शन हो जाएगा। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ जाएगा, -∞ टू -4 यूनियन 4 टू ∞। इसके बाद रेंज क्या होगा भाई, रेंज के लिए देखिए, रेंज के लिए हम fx को क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और यहाँ पर अपने पास क्या है फंक्शन, ये है। स्केलिंग बोथ साइड करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्केल, और यहाँ पर क्या रह जाएगा अपने पास x स्केल। इधर आने के बाद ये +16 हो जाएगा, +16 होने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, रूट बन जाएगा।
तो यहाँ पर रूट बनने के बाद आप देखिए यहाँ पर y की वैल्यू क्या रहेगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं तो y की मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। क्या रहेगी y की मिनिमम वैल्यू 0। तो y की मिनिमम वैल्यू आप यहाँ पर 0 पुट कर सकते हो और जो भी आप पुट करोगे उसके बाद आपको क्या मिलेगा, हमारे पास आंसर y से 0 से ग्रेटर ही मिलेगा। तो 0 से ग्रेटर मिलने के बाद हम कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, रेंज ऑफ द फंक्शन बनेगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेटर वैल्यू पुट करते रहेंगे वैसे वैसे हमारी ग्रेटर वैल्यू भी आती रहेगी y की। तो y यहाँ पर लाई करेगा 0 टू इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप से बेटा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन हो गया है। अच्छे से इनको रिवाइज कर लेना और पीटी में अच्छा रिस्पॉन्स देना बेटा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।